अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 तक जो चलती रही। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आया। उसने रिंग फेंस की नीति या फिर घेरे की नीति को त्याग कर भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1813 तक कंपनी की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और इन्हें अब सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खतरा नहीं था। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आक्रामक नीति अपनाते हुए भारत में अंग्रेजी शासन की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। यह देशी रियासतों को अधीन करने की ऐसी नीति थी जिसमें आंतरिक शासन स्वयं रियासतों को करना था, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था। सरकार रियासत के प्रशासन से खुद को अलग रखती थी। हालांकि हेस्टिंग्स के पश्चात के गवर्नरों द्वारा इस अलगाव की नीति का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। बैटिंग ने आरंभ में अलगाव की नीति का पालन किया, लेकिन जहां हैदराबाद, जयपुर, भोपाल आदि रियासतों के आंतरिक विरोधों में कोई रुचि नहीं ली, वहीं बाद में मैसूर, कुर्ग, आसाम की जेटिया, कचार, कर्नूल आदि में हस्तक्षेप भी किया और अपने अधीन भी किया। इस काल में की गई संधियों का स्वरूप इस प्रकार था कि भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ की तरह व्यवहार किया जाता था। इसी प्रकार रियासतों में स्थापित ब्रिटिश रेजिडेंटों का व्यवहार भी निरंकुश और हस्तक्षेप युक्त हो चुका था। यह भारतीय रियासतों के अधीनस्थ स्वरूप को स्पष्ट करता था। इसी नीति का विकास आगे चलकर विलय की नीति 1834 में होता है, जिसमें उत्तराधिकार के प्रश्न पर अनुमति आवश्यक कर दी जाती है। इसका चरम विकास डलहौजी की राज्य हड़प नीति में होता है, जब ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीय रियासतों के विलय पर जोर दिया जाता है। डलहौजी 1848 में भारत में आया गवर्नर जनरल के रूप में और 1856 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में देशी राज्यों को साम्राज्याधीन करने की नीति को अपनाया। इसके जरिए उसने प्रत्येक उपयोगी अवसर और तरीके का लाभ उठाया। उसने व्यवकत के सिद्धांत को लागू किया। उसने अलग अलग प्रकारों से राज्य को हड़पने या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, जैसे कि युद्ध के जरिए, गोद निषेध के जरिए, पेंशन बंद करके और कुशासन का आरोप लगाकर। इस प्रकार से उसने 4 तरह से अपनी हड़प नीति का आगे जाकर इस्तेमाल किया। अब जानते हैं व्यवकत का सिद्धांत। जब हम डलहौजी की बात कर रहे हैं तो उसके व्यवकत के सिद्धांत या फिर हड़प नीति के बारे में जानते हैं। इसके अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकार के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इसके तहत कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत डलहौजी ने 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर, संभलपुर, बुंदेलखंड, ओडिशा, 1850 में बाघात, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को मिला लिया। अवध रियासत को कुप्रबंध के आधार पर 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के द्वारा 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। गोद निषेध की नीति द्वारा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, झांसी आदि को मिलाया गया। युद्धों के द्वारा पंजाब, सिक्किम, बर्मा को मिलाया गया और बकाया यानी कि कर्ज बकाया के नाम पर बरार को मिलाया गया और कुशासन के आरोप पर अवध को मिलाया गया। इस प्रकार से आप 5 तरह की यहाँ पर नीतियाँ देख सकते हैं। इनकी हड़प नीति के अंतर्गत मैं 4 बता रहा था, यहाँ पर 5 है। पहली है युद्ध के द्वारा, दूसरी है गोद निषेध की नीति और तीसरी है बकाया या फिर और चौथी है कुशासन के द्वारा और 5वीं है पेंशन के जरिए। पेंशन बंद करके उन्होंने जो कानपुर के नाना साहब थे उनकी पेंशन बंद कर दी थी, जिसके फलस्वरूप नाना साहब ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह में भाग लिया था।
इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों और रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहली श्रेणी अधीनस्थ राज्य। इस श्रेणी में वे राज्य थे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए और ये राज्य पूर्णतः कंपनी पर ही आश्रित थे। इन राज्यों के शासकों को निसंतान होने पर अपने उत्तराधिकार को गोद लेने का अधिकार नहीं था। शासक की मृत्यु के बाद राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा, जैसे झांसी, जयपुर और संबलपुर को मिलाया। इसके बाद द्वितीय श्रेणी जो कि आश्रित राज्य थे। इन श्रेणी में वे राज्य थे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए थे, परंतु ये कंपनी के अधीन नहीं, केवल वहाँ सुरक्षा हेतु कंपनी पर आश्रित थे। पहली श्रेणी से इतर इन्हें उत्तराधिकार को गोद लेने की छूट थी, परंतु पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी थी, जैसे अवध, ग्वालियर, नागपुर। नागपुर के साथ भैया इतना बड़ा खेला हुआ कि नागपुर के जब पेशवा थे, उन्हें पता चला कि हमारे बच्चे तो है नहीं है, तो हमें गोद लेना है और वे बुजुर्ग भी हो चुके थे, तो उन्होंने लिखा लेटर डलहौजी को। तो डलहौजी ने भैया इतना चालाक था कि इसने तब तक लेटर का जवाब नहीं दिया जब तक पेशवा मर ना गया और जब पेशवा चले गए तो इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास तो लेटर आया ही नहीं, और फिर इन्होंने नागपुर को मिला लिया। तृतीय श्रेणी जो स्वतंत्र राज्य थे उनके बारे में देखते हैं। इस श्रेणी के राज्य को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, जैसे जयपुर, उदयपुर, सतारा। इन सभी में से सतारा, झांसी, अवध और नागपुर महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इन्हें कैसे मिलाया डलहौजी ने। सतारा। सतारा इस नीति से प्रभावित होने वाला सबसे पहला राज्य बना। यहाँ के शासक का कोई भी पुत्र नहीं था, अतः उसने ब्रिटिश सरकार से पत्र के द्वारा अपने गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता देने का आग्रह किया, परंतु डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1848 में सतारा के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजी राज्य में इसे मिला लिया गया। इसके बाद झांसी। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका मनु था। इनकी संतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम दामोदर राव था। 1853 में इनके पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के उपरांत अंग्रेजों ने आक्रमण कर झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश शुरू कर दी। इसका सामना रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी के साथ किया, परंतु अंततः अंग्रेजों की विजय हुई और वर्ष 1853 में झांसी को अधिग्रहित कर लिया गया। अवध के बारे में जानते हैं। 1856 में अवध का नवाब वाजिद अली था। अंग्रेजों ने इसके बेटे को देश निकाला दे दिया और फिर बाद में कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। नागपुर। यहाँ के शासक राघोजी ने भी पत्र के द्वारा अपने गोद लिए पुत्र की मान्यता के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया, परंतु उनकी मृत्यु तक कंपनी ने इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं लिया। उनकी मृत्यु के बाद डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया और राज्य को अपनी अधीनस्थता में ले लिया, जबकि यहाँ पर पत्र लिखने के बाद अनुमति देने का प्रावधान खुद अंग्रेजों ने ही बनाया था और इसके खिलाफ खुद डलहौजी ही पहुंच गए।